हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिजिक्स प्रो एकेडमी में स्वागत है। आज अपन लेके आ रहे हैं 11th क्लास के लिए कम्प्लीटली फिजिक्स का फाउंडेशन कोर्स, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ में करते हुए चलेंगे, ताकि आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और फाउंडेशन का नॉलेज भी आपको मिल जाए, ताकि आप नीट और जेईई के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। आज अपना पहला लेक्चर रहने वाला है फिजिक्स का, तो इस फिजिक्स के पहले लेक्चर में थोड़ी सी फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं कि फिजिक्स है क्या, जो शब्द आया भौतिक विज्ञान वो कहाँ से आया है, और उसके बाद अपन जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है मात्रक व विमा वाला, उसमें अपन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, सब्जेक्ट का नाम क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स तो इन शब्दों की चर्चा करते हैं सबसे पहले कि जो विज्ञान शब्द है इसका अर्थ क्या है और भौतिक शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो जानना विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होगा, इस चीज़ को आपको जानना है कि विज्ञान क्या है। आप 10 तक विज्ञान की एक अलग से बुक पढ़ते हो, उसमें फिजिक्स का भी था, केमिस्ट्री का भी कुछ कंटेंट था और बायोलॉजी का भी कुछ कंटेंट था। अब जैसे ही आप 11th में आए हो, 10th पास करके 11th में आए हो, 11th में आपके 3 प्रकार के ऑप्शन रहे, आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर या कॉमर्स। तो इन सब्जेक्ट के अनुसार डिवाइडेशन किया गया है। अब आर्ट्स में जाओगे तो आपके पास सामाजिक विज्ञान, भूविज्ञान, तो और एग्रीकल्चर में जाओ तो कृषि विज्ञान, साइंस में आए तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ये आर्ट्स में भी विज्ञान आ रहा है, साइंस में भी विज्ञान आ रहा है और एग्रीकल्चर में विज्ञान आ रहा है। तो ये विज्ञान का मतलब ही क्या है? तो जानना विज्ञान का मतलब ही क्या होगा, किसी भी वस्तु या किसी घटना का यदि अपन क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान। किसी भी वस्तु या किसी भी घटना का जो क्रमबद्ध अध्ययन होगा, सीक्वेंस वाइज अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान शब्द आया कहाँ से? तो विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है और इसको हिंदी में सींटिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है? सींटिया। और लैटिन वर्ड क्या था? साइंटिया। और इसका अर्थ क्या था? अर्थ था टू नाउ। टू नाउ अर्थात जानना। किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करके हम किसी वस्तु के बारे में जान सकते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे? विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उसके बाद में मुगल्स आए, मुगल्स के बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद में 1857 की क्रांति से देश की आज़ादी तक। अब हमेशा क्या पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूसली आगे की ओर पढ़ते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। भूविज्ञान में क्या होगा? आप पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, उत्पत्ति के बाद उसके बाद महाद्वीपों के बारे में जानोगे, और महाद्वीपों से आप देश तक पहुँचे के क्रमबद्ध तरीके से आप पृथ्वी की घटनाओं का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हो, तो वो भूविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार रसायन विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान में आप केमिकल किस प्रकार बनता है, उसका प्रोसेस, परमाणु से अणु किस प्रकार बना, अणु से यौगिक किस प्रकार बना, तो उस सब का क्रमबद्ध अध्ययन करते हो, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। चाहे भौतिक विज्ञान का मतलब हो गया प्रकृति की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको एक व्यवस्थित तरीके से आप अध्ययन करते हो। जिस भी विषय को आप या जिस भी घटना को आप क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हो, उसे ही क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो विज्ञान शब्द लैटिन भाषा से लिया गया और लैटिन भाषा का शब्द था साइंटिया, और इसका अर्थ होता है टू नाउ, यानी जानना। किसी भी वस्तु के बारे में जानना क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। अब बात करेंगे भौतिक शब्द, ये कहाँ से लिया गया? तो भौतिक शब्द जानना संस्कृत के वेदों में। भौतिक शब्द कहाँ से लिए गए?
संस्कृत के वेदों में एक वर्ड था भौतिकी। वेदों में भौतिकी शब्द था। कौन सा शब्द था? भौतिकी। ये भौतिकी शब्द है वेदों में उन स्थान पर प्रयुक्त किया गया, उन स्थान पर रखा गया जहां पर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जिक्र हो रहा था। जहां पर भी प्राकृतिक वर्ड आना था उसकी जगह वहां पर वर्ड यूज किया होता भौतिकी। और भौतिकी का अर्थ होता है प्राकृतिक। भौतिकी का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। यानी प्राकृतिक की जो भी घटनाएं हो रही थी उसकी जगह लिख रहा था भौतिकी घटनाएं। ठीक है, तो उस प्राकृतिक घटनाओं से भौतिकी शब्द हुआ और भौतिकी शब्द से क्या निकल के आ गया? भौतिक। इसका मतलब अपन भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकृति की जो भी घटनाएं हैं उसको एक व्यवस्थित क्रम के अनुसार पढ़ेंगे और सारा का सारा अध्ययन करेंगे। जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी भौतिक विज्ञान में रखी गई है। उसके बाद में एक वर्ड आता है फिजिक्स। फिजिक्स शब्द किस कहां से लिया गया? तो फिजिक्स शब्द जानना ग्रीक भाषा के फ्यूजस शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के फ्यूजस शब्द से लिया गया है। और ग्रीक भाषा का जो फ्यूजस शब्द था इसका अर्थ था प्रकृति। इसका अर्थ क्या था? प्रकृति। इसका अर्थ क्या था? प्रकृति। यानी प्रकृति के बारे में या प्रकृति की जो भी घटनाएं हो रही है उसको एक व्यवस्थित क्रम में अध्ययन कर रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। और फ्यूजस वर्ड का उच्चारण के द्वारा फिजिक्स नाम रखा गया है। फ्यूजस शब्द के उच्चारण में कुछ त्रुटि हुई उसके कारण उसका नाम क्या रखा गया? फिजिक्स रखा गया है। तो फिजिक्स के अंदर आप फिजिक्स के अंदर आप प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन के बारे में अभी तक आपने जाना है। फिजिक्स में आप पढ़ने क्या वाले हो? प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का जो भी क्रमबद्ध अध्ययन होगा उससे क्या पढ़ेंगे अपन? फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब अपन आते हैं मेन फिजिक्स के 5 चैप्टर में, मात्रक व विमा। यूनिट व डायमेंशन, मात्रक व विमा। मात्रक व विमा में सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां क्या होगी? थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं। भौतिक राशियां क्या होगी? वह राशि जिनको मापन किया जा सकता है, वो सारी की सारी राशियां क्या कहलाएगी? भौतिक राशियां। आप इस मार्कर की लेंथ माप सकते हो। ठीक है, इस मार्कर का क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं? तो इसका मेजरमेंट हो सकता है, एक तो लेंथ हो सकती है। लेंथ होगी, इसका मतलब लंबाई क्या हो जाएगी? एक भौतिक राशि हो जाएगी, लंबाई माप सकते हैं। इसका आयतन मापा जा सकता है, आयतन क्या हो जाएगा? भौतिक राशि हो जाएगी। इसका भार मापा जा सकता है, तो भार कैसी राशि हो जाएगी? भौतिक राशि हो जाएगी। तो जानना ऐसी सभी क्वांटिटी जिनको मेजरमेंट किया जा सकता है वो सारे की सारी किस में आएगी? भौतिक राशियों में। आपको अपना वेट पूछ लिया जाए, क्या आप अपना भार कितना तो बता सकते हो? कितना भार है? आपको चलना है, आप कितने चल सकते हो वो आप लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो वो लंबाई क्या हो जाएगी? भौतिक राशि। आपको बोल दिया दौड़ना है, किस स्पीड में दौड़ते हो उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी वेग या चाल, वो भी क्या हो जाएगी? भौतिक राशि। वे सारी की सारी राशियाँ जिसको मापन किया जा सकता है क्या कहलाएगा? भौतिक राशि। अब भौतिक राशियों के अंदर कौन सी नहीं आएगी? जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं खुश हूँ, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अब उस खुशी का मेजरमेंट कर सकते हैं क्या अपन? तो खुशी का मेजरमेंट नहीं कर सकते। कोई बोल दे मैं आज दुखी हूँ, अब उस दुख का मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोई बोल दे मुझे किसी से प्यार हो गया, तो क्या उसका मेजरमेंट कर सकते हैं प्यार का? कितना प्यार हुआ, इतना सा प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वो सारी राशियाँ जिनको मापा जा सकता है वो सारी की सारी राशियाँ क्या कहलाएगी? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब भौतिक राशियाँ कौन सी होगी?
भौतिक राशि वेग हो सकती है, चाल हो सकती है, बल हो सकता है, कार्य हो सकता है, ऊर्जा हो सकती है, वो सारी की सारी राशियां जिनको मापा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, वह राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, उन राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी राशि जिसे माप सकते हैं वो सारी की सारी क्या होगी, भौतिक राशियां। अब मापन किसी कैसे भी कर सकते हैं आप, लेंथ में हो सकता है, द्रव्यमान में हो सकता है, या फिर समय में हो सकता है, या फिर विद्युत धारा, आपको पूछ ले विद्युत धारा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका मापन भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई प्रकाश रोशनी दे रहा है तो वो रोशनी कितनी दे रहा है उसका भी मापन किया जा सकता है। कोई कार्य कर रहा है तो कितना कार्य कर रहा है वो उसका भी मापन किया जा सकता है। कोई किसी वस्तु पर बल लगा रहा है तो कितने न्यूटन का बल लगाया उसका भी मापन किया जा सकता है। तो वो सारी की सारी राशियां जिनका मापन कर सकते हैं वो किस में आ जाएगी, भौतिक राशि की श्रेणी में आएगी। और जिनको मापा नहीं जा सकता, जिनका कोई निश्चित मान नहीं लिया जा सकता, तो उसे भौतिक राशि की श्रेणी में नहीं काउंट करते हैं। इस चीज़ को विशेष कर ध्यान रखना। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसका एग्जाम्पल खूब सारे लिख सकते हो। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, वेग हो गया, बल हो गया आदि ETC। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, भौतिक राशियों की श्रेणी में आते हैं। अब भौतिक राशियों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। तो भौतिक राशियों को मूलतः कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। वैसे तो 2 भागों में बांटा गया, लेकिन अपन पढ़ने वाले हैं 3 भागों में बांटा गया। अब 3 कौन कौन से भाग होंगे, एक तो मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, दूसरा रहेगा व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और तीसरा रहेगा पूरक भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां। ठीक है, आपको मेनली तो 2 याद रखने हैं, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, उसके बाद में तीसरी भी ऐड कर दी गई थी, पूरक भौतिक राशियां। अब इनको एक एक के बारे में जानेंगे कि मूल भौतिक राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है, और पूरक भौतिक राशियां क्या होती है। तो यहाँ पर से अपना सिंपल से एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ये ध्यान रखना, आगे पूरी फिजिक्स में चैप्टर, ये वाला चैप्टर काम आने वाला है, तो इसको विशेषकर ध्यान रखना है और समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहली रहेगी मूल भौतिक राशियां या मूल राशियां। तो 1 नंबर हेडिंग डालेंगे मूल राशियां। मूल भौतिक राशियां लिख सकते हो, मूल राशियां लिख सकते हो। तो मूल राशियां क्या होगी, वह भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान से सुनना, वह भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ही नहीं करती, अन्य राशि से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उस कंडीशन में वो राशि क्या कहलाएगी, मूल भौतिक राशि कहलाएगी। जैसे मैं एक एक नाम लिख रहा हूँ, समय को मुझे बताने के लिए आपको पूछ ले कितना बजे है, तो आपको किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता होगी क्या, आपने घड़ी में देखा और टाइम बता दिया, घड़ी में देखा और टाइम बता दिया। आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ से आपकी स्कूल की कितनी दूरी है, तो आपको लंबाई पता होगी, तो अन्य किसी भी लंबाई के अलावा राशि की आवश्यकता नहीं है। तो जितनी लंबाई होगी आप बता सकते हो आसानी से। आपको पूछ लिया वेग कितना है, क्या वेग मूल राशि के अंदर आएगी या नहीं आएगी, तो वेग बताने के लिए आपको क्या चाहिए, वेग बताने के लिए आपको क्या चाहिए, विस्थापन और समय।
आपको पूछ लीजिए आप स्कूल जाते समय किस वेग से जाते हो, आप स्कूल जाते समय किस वेग से जाते हो, तो उस कंडीशन में आपको घर से स्कूल की डिस्टेंस चाहिए और वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा वो भी आपको जानकारी होना जरूरी है। यदि एक चीज़ पता है तो आप वेग नहीं बता सकते। यदि समय पता आपको 5 मिनट लग रहे हैं, घर से स्कूल तक जाने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं, क्या वेग बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। यदि आपको केवल विस्थापन पता है, आपकी घर से दूरी हो गई मान लो 100 मीटर है, कितने मीटर है? 100 मीटर। अब समय नहीं पता है तो क्या वेग बता सकते हो? नहीं बता सकते। आपको बोल दिया 100 मीटर दूरी है 5 मिनट में तय कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100/5 तो 20 मीटर प्रति मिनट। ये क्या हो जाएगा? वेग निकल के आ जाएगा। यानी वे सारी की सारी राशियां जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। वेग जानना 2 राशियों पर निर्भर कर रही है, एक तो लंबाई पर, एक समय पर। तो ये मूल राशि की श्रेणी में नहीं आएगा। मूल राशि की श्रेणी में वही राशि आने वाली है जो किसी पर निर्भर नहीं करती। और वो कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? 7 प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे समय। समय को बताने के लिए आपको किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। दूसरी अपन बात करेंगे लंबाई की। लंबाई को बताने के लिए भी आपको किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होगी, आप लंबाई बता सकते हो। तीसरा रहेगा द्रव्यमान। द्रव्यमान बताने के लिए भी किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। चौथी राशि हो जाएगी आपके विद्युत धारा। विद्युत धारा बताने के लिए भी किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। अब जानना विद्युत धारा की आपने परिभाषा पढ़ी थी, I = Q/T। I = Q/T। यहाँ पर आवेश और समय की जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या माना है? Q = I × T माना है। I को मूल राशि की श्रेणी में माना गया है और इसी आधार पर I और समय भी मूल राशि है और विद्युत धारा भी कैसी राशि है? मूल राशि है। और इस मूल राशि के आधार पर यानी विद्युत धारा कोई अन्य राशि पर निर्भर नहीं करेगी। तो 4 हो गई। उसके बाद बात करेंगे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा भी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे अपन ताप का। ताप को बताने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट रहेगी ज्योति तीव्रता, जिसे प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं, यानी उसकी भी किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होगी बताने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे क्या कौन सी राशि क्या है, और उसके आधार पर अपन अगला टॉपिक करेंगे। एक एक चीज़ को ढंग से समझना है, उसके बाद लिखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। अब क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, एक एक मूल राशि को लिखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करेंगे मूल राशि। वह राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने आप में स्वतंत्र होती है। उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। यानी वे सारी राशियां जिनको अन्य किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप में क्या रहेगी? स्वतंत्र रहेगी। उससे क्या बोलेंगे? मूल भौतिक राशियां। ये कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। यह
7 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। तो सबसे पहले बात करेंगे जो मूल राशि होगी उसे बोलेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान जानना, कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है और उसको मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला हो जाएगा द्रव्यमान। दूसरा हो जाएगा समय। दूसरा क्या हो जाएगा? समय। समय को मापने के लिए भी किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करेंगे लंबाई। लंबाई को नापने के लिए भी किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। ये जानते हो द्रव्यमान क्या होता है, समय क्या होता है और लंबाई क्या होती है। लंबाई आपको पता है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी हो जाएगी लंबाई। समय होता है, समय काउंटिंग है, फिक्स है, समय चल रहा है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होती है? वे वस्तु जो स्थान व आकार ग्रहण की हुई है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, कुछ ना कुछ उसकी विमाएँ हैं, तो वो सारी के सारी वस्तुओं में क्या होगा? द्रव्यमान होगा। और प्रकृति में ध्यान रखना, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो द्रव्यमानहीन है। यदि कोई वस्तु द्रव्यमानहीन होगी तो उसका अस्तित्व प्रकृति में नहीं होगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला रहेगा ताप। ताप की बात करें, ताप भी क्या है? मूल राशि। कितनी हीट उत्पन्न हुई है वो सारी की सारी ताप के द्वारा मेजरमेंट की जाती है। ताप मेजरमेंट किया जाता है, टेम्परेचर। तो ये कैसी राशि हो जाएगी? मूल राशि हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे 500 विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा भी कैसी होगी? मूल राशि की श्रेणी में आता है। विद्युत धारा मेजरमेंट करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज को भी आपको जानना है। और अगला रहेगा छठा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसे प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं। और सातवां रहेगा पदार्थ की मात्रा। अब यहां पर देखो, द्रव्यमान सबको पता है, समय पता है, लंबाई पता है, ताप पता है, विद्युत धारा भी पता है। ये ज्योति तीव्रता क्या होती है? ज्योति तीव्रता, आप जैसे आपके घर में बल्ब जल रहा है तो वो बल्ब कितनी रोशनी दे रहा है, कितनी प्रकाश दे रहा है, उस प्रकाश का यदि एकांक क्षेत्रफल पर मापन किया जाए तो जो प्रकाश की इंटेंसिटी होती है उसे ही क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। जैसे 0 वोल्ट का बल्ब है, उसकी रोशनी कम होगी तो उसकी ज्योति तीव्रता की भी क्या हो जाएगी? कम। 9 वोल्ट का बल्ब है तो उसकी तीव्रता अधिक हो जाएगी। 20 वोल्ट का बल्ब है तो उसकी और तीव्रता अधिक हो जाएगी। 40 वोल्ट का बल्ब है तो उसकी और अधिक तीव्रता है। यानी प्रकाश के द्वारा, किसी बल्ब के द्वारा, किसी भी स्रोत के द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो एकांक क्षेत्रफल पर कितना प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, उसे ही क्या बोला जाता है? ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मतलब हो गया उस पार्टिकल संख्याओं से हो गया। कोई भी पदार्थ है उसमें संख्याओं का जो आंकड़ा होगा उसे ही क्या बोलेंगे? पदार्थ की मात्रा। तो जाना मूल राशियां ये 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार आपके याद होने चाहिए। ठीक है, सभी को विशेष कर ये चीजें याद होनी चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में दूसरा बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो। अब दो मूल राशि पर निर्भर कर सकती है या 2 से अधिक कितनी भी मूल राशियों पर निर्भर कर सकती है। वह राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर करती है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होगी तो उसे क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियां। तो इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं, ये हटा देते हैं। सेकेंड नंबर रहेगा व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होगी? वह राशि जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, वह राशियां
जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर करती हो, अन्य राशियों पर निर्भर करती हो, अर्थात अपने आप में स्वतंत्र ना हो, तो उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। तो उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। यानी वो राशि जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, या फिर बोल सकते हैं वो राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर कर रही है, वो सारी की सारी राशियां क्या होगी? व्युत्पन्न राशियां। अब बात करते हैं जो मूल राशि के अलावा जो अन्य राशियां हैं, वो ऑलमोस्ट सभी क्या होगी? व्युत्पन्न राशियों के श्रेणी में आती है। कौन सी राशि होगी? जैसे सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जानना यहाँ पर क्षेत्रफल जो राशि है वो दो राशियों पर निर्भर कर रही है, एक तो लंबाई पर निर्भर कर रही है, एक क्या कर रही है? चौड़ाई पर। जानना चौड़ाई भी लेंथ के रूप में मापी जाती है, लंबाई भी लेंथ के रूप में नापी जाती है। तो L और L दो बार निर्भर कर रही है। लंबाई पर कितनी बार निर्भर कर रही है? दो बार। अब ऐसा मत समझ लेना एक ही मूल राशि लंबाई पर निर्भर कर रही है, यहाँ पर भी लंबाई है। तो जानना ये दो अलग अलग लंबाइयों पर निर्भर कर रही है, लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग अलग। तो एक लंबाई बताओ किसी, जैसे आयत का क्षेत्रफल पूछ ले, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे दे, चौड़ाई दे ही नहीं, तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी हो तभी अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बात करेंगे आयतन पर। आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां पर भी ये भी लेंथ में मापी जाती है लंबाई में, ये भी लंबाई में मापी जाती है और ये भी लंबाई में। यानी ये एक लंबाई मूल राशि है, ये भी लंबाई एक मूल राशि है और ये भी लंबाई एक मूल राशि है। लेकिन जब आयतन ज्ञात करेंगे तो ये तीनों लंबाइयां क्या अलग अलग है। लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई क्या होगी? अलग अलग। ये तीन बार एक ही मूल राशि यानी लंबाई पर निर्भर कर रही है। वो लंबाई के रूप में, चौड़ाई के रूप में, ऊंचाई के रूप में निर्भर कर रही है। तो जाना एक लंबाई पता हो या एक चौड़ाई पता हो या एक ऊंचाई पता हो तो आयतन नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रकार बात करेंगे चाल की। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। यदि आपको दूरी दे दे कि आज यहां से 5 किलोमीटर दूर जाके आना है तो आपकी चाल बताओ, तो चाल कैसे बता सकते हैं अपन? ठीक है, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि दूरी क्या है? एक निश्चित लंबाई आ गई, लेकिन जब तक समय नहीं बताएंगे साथ में तब तक वो अपन चाल नहीं निकाल सकते। आपको बोल दे 1 घंटे चलना है, आप चल के आ गए 1 घंटे तक, आपको पूछे चाल क्या है, जब आपने दूरी मेजरमेंट ही नहीं की साथ में तो चाल कैसे बता सकते हो? बता ही नहीं सकते। अब यदि आपको बोल दे कि 5 किलोमीटर की दूरी आपको 1 घंटे में चल के आना है तो आप 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करके आ गए, और अब आपको पूछे चाल कितनी है तो चाल बता सकते हो 5/1, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जानना एक राशि पर निर्भर नहीं कर रही है। व्युत्पन्न राशि होगी वो दो या दो से अधिक कितनी राशियों पर निर्भर करे, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। जैसे अपन बात करेंगे का बल की। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये सब ने आपने पहले परिभाषाएं पढ़ रखी, वही यूज कर रहा हूं मैं। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। द्रव्यमान क्या? एक अपने आप में मूल राशि। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। तो ये क्या हो रही है? एक से ज्यादा राशियों पर निर्भर कर रही है। ये क्या कर रही है? एक से ज्यादा राशियों पर निर्भर करती है। तो वो राशियां क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। वो राशियां क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। अब बात करेंगे पूरक राशि के बारे में। यहीं लिख देता हूं, पूरक राशियां। पूरक राशि जाना, जब वैज्ञानिकों ने मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में डिवाइडेशन किया
तब उनके ध्यान में नहीं आया पूरक राशियों के बारे में। अब जो ये पूरक राशि है ना तो व्युत्पन्न राशि है ना ही मूल राशि की श्रेणी में, क्योंकि मूल राशियों को पहले ही फिक्स कर दिया कि 7 प्रकृति में 7 ही मूल राशियां होगी, बाकी सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां होगी। अब वैज्ञानिकों को दो राशियां और पता चली जो अपने आप में स्वतंत्र है, जो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र, लेकिन उसको मूल राशि की श्रेणी में इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि वो पहले से ही फिक्स कर दिया कि 7 के अलावा कोई मूल राशि होगी नहीं। तो इसलिए इन 2 राशियों को किस श्रेणी में डाल दिया, पूरक राशियों की श्रेणी में डाल दिया। जानना, ये ना तो मूल राशि है, ये ना तो मूल राशि होगी और ना ही व्युत्पन्न राशि। ये अपने आप में स्वतंत्र है, यह अपने आप में स्वतंत्र है। इन राशियों को पूरक राशि कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। तो पूरक राशि कौन सी होगी, समतल कोण और दूसरी होती है ठोस कोण। अब बात करेंगे समतल कोण क्या होता है। समतल कोण जानना, आप जो मैथ में 2D में डायग्राम बनाते हैं, जैसे एक लाइन खींची, आपने प्रकार लिया और एंगल बना के यहाँ पर जो कोण लगाया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी कोण है, ये कोण क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। ये कोण क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। अब ये ठोस कोण क्या होता है, ठोस कोण ध्यान रखना है क्या होगा। ये एक इस प्रकार की संरचना है, शंकु आपने, या फिर क्या बोलते हैं उसे, सोपटी खाई होगी। सोपटी के लिए जो सोपटी डालने वाला जो बना रहता है इस प्रकार की टोपी नुमा संरचना वाला, ये वाला। अब इसका जो अंदरूनी ये कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ठोस कोण। या फिर आपने बचपन में तरबूज खाए होंगे, तरबूज को चेक करने के लिए पहले, खाने से पहले क्या करते हैं, चेक, वो मीठा है या नहीं है, पका हुआ है या फिर नहीं है, कितना लालगिरी है या नहीं है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, तरबूज को गोल गोल एकदम ऊपर से काटते हैं। ठीक है, मारवाड़ी में क्या करे, कापी, तरबूज क्या करे, कापी निकाले, और कापी निकाले जन बाद संरचना कहीं रही, इस टाइप की संरचना रही। जो ये राउंड शेप का जो नीचे वाला सिरा होगा उसे ही क्या बोलेंगे, ठोस कोण बोलते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे, ठोस कोण कहा जाता है। या फिर सोपटी में, सोपटी डालने के लिए वो ऑरेंज कलर की आपको एक बनी होगी संरचना कुछ, उसका जो अंदरूनी भाग होगा, उस अंदरूनी भाग में जो इस प्रकार की संरचना बनेगी, यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये जाना पूरा का पूरा राउंड शेप में बनेगा, वो क्या कहलाएगा, ठोस कोण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ठोस कोण कहलाता है। या फिर क्या बोल सकते हैं, सेंटा की टोपी। सेंटा की टोपी में जो ऊपर वाला नोक है, नोक में अंदर राउंड सा छिद्र बनता है पूरा राउंड, उसको क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। तो जानना, समतल कोण और ठोस कोण दोनों अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं कर रही है। फिर भी उसको किसकी श्रेणी में रखा गया है, पूरक राशियों की श्रेणी में रखा गया। मूल राशि की श्रेणी में रखा जाना चाहिए लेकिन नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहले ही निश्चित कर लिया कि प्रकृति में 7 ही मूल राशियां होगी, अन्य मूल राशि नहीं होगी। अन्य सारी किस में डालेंगे, व्युत्पन्न राशियों में डालेंगे। जब अन्य सारी राशियों को व्युत्पन्न राशियों में डालने लगे तब उनको 2 राशियां और मिली जो व्युत्पन्न राशियों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, यानी वो किसी अन्य पर निर्भर करनी चाहिए। और ना तो समतल कोण किसी अन्य राशि पर निर्भर कर रही, ना ही ठोस कोण। इसलिए एक नई राशि बना दी, उसे बोल दिया पूरक राशियां। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, भौतिक राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, मूल राशियां क्या होती है और पूरक राशियां क्या होगी। तो सिंपल सा वापस ओवरव्यू देता हूं। मूल राशि वे राशि जो अपने आप में
स्वतंत्र हो, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे बोलेंगे मूल राशि। व्युत्पन्न राशि वे राशि जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो किसी अन्य राशि पर निर्भर कर रही है, तो उसे व्युत्पन्न राशि। पूरक राशि जो ना तो मूल राशि की श्रेणी में रखा गया, ना ही व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में आ सकती है, उन राशियों को क्या बोलेंगे? पूरक राशियां। पूरक राशियां दो होती है, समतल कोण और ठोस कोण। अब बात करते हैं अपन दिशा की निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है। दिशा की निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि यानी दिशा की आवश्यकता है या नहीं है, उस आधार पर भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है। मेनली 2 का लिखते हैं, अपन करेंगे 3 का। पहली सदिश होगी, दूसरा होगा अदिश। ठीक है, ये 2 मेन रखते हैं। एक और एडिशनल पढ़ रहे हैं, परदिश। परदिश राशि, सदिश राशि या सदिश राशियां, अदिश राशियां और परदिश राशियां। अब जानना तीनों को एक एक पढ़ते हैं। सदिश राशियां वे राशि जिसका परिमाण मापा जा सकता है, तो परिमाण तो 100% होगा, ये बात ध्यान रखना। कोई भी राशि है, भौतिक राशि है, उसको यदि माप सकते हैं तो जानना उसका परिमाण तो 100% होगा। इसका मतलब परिमाण यहां पर भी होगा, परिमाण यहां पर भी होगा और परिमाण यहां पर भी होगा। परिमाण कोई भी भौतिक राशि है, उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो परिमाण रहने वाला ही है। तो सदिश राशि में क्या डिफरेंस होगा? अदिश राशि क्यों अलग की हुई है, परदिश राशि क्या है? तो जानना सदिश राशि में जानना परिमाण के साथ साथ में दिशा भी आवश्यकता है। परिमाण के साथ साथ में क्या है? दिशा की आवश्यकता है। तो यदि कोई ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। और सदिश राशियों के लिए एक और कॉन्सेप्ट जरूरी है दिशा के साथ साथ में। एक तो क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, दिशा, प्लस में एक जो आवश्यकता है वो सदिश योग के नियम की पालना करनी चाहिए। अब सदिश योग क्या है, ये अपन सदिश के टॉपिक करवाएंगे, उस समय पढ़ने वाले हैं। सदिश योग, सदिश का गुणनफल, सदिश का जोड़, सदिश का घटाव किस प्रकार होता है, वो सारा कुछ अपन सदिश वाले में पढ़ेंगे। अभी तक केवल इतना ही याद रखना, सदिश योग के नियम की पालना करनी चाहिए। सदिश योग के नियम की पालना करनी चाहिए, नियम की पालना करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी राशि सदिश है, उसके लिए 3 कंडीशन होगी। एक तो परिमाण होगा, दूसरा उसकी दिशा होगी, तीसरा परिमाण होगा। सदिश योग की दिशा प्रदर्शित कर दे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बोल दे 5 न्यूटन का बल लगाना है, 5 न्यूटन का बल लगाना है। अब बल किस दिशा में लगाना है? जैसे आपको गाड़ी है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, आपको यहां पर लेके आना है। कहां पर लेके आना है? ये एक्स से वाई बिंदु तक लेके आना है। कहां तक लेके आना? एक्स से वाई बिंदु तक। आपको बता दिया जाए कि कोई एक्स जगह पर एक बॉक्स रखा गया है, उसको धक्का देना है या बल लगाना है उस पर क्या लगाना है? बल लगाना है। अब बल किस दिशा में लगा सकते हो? या तो आप इधर लगा सकते हो, या फिर आप ऊपर भी लगा सकते हो, या फिर आप साइड में, यानी इसको ऊपर उठा सकते हो, लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हो, राइट साइड में लेके जा सकते हो। लेकिन जब तक यह नहीं बताया जाएगा कि वस्तु x को बल लगाना है और y पर लेके जाना है, तब तक उस बल का कोई औचित्य नहीं है, तब तक उस बल का कोई भी औचित्य नहीं निकलता है, उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। यदि ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण से सेंस निकलता ही नहीं है, उसकी क्या आवश्यकता होगी? डायरेक्शन की। जैसे उसने बोला कि x स्थान पर कोई वस्तु है, उसको y स्थान पर लेके जाना है,
इसलिए मुझे 5 न्यूटन का बल लगाना है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, सभी बलों को क्या करेगा, हटा देगा, केवल और केवल एक ही बल लगाएगा और ये किस तरफ जाएगी, वाई तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, वाई तक। तो इस चीज को जानना, ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण से काम नहीं चलता, उसमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो वो राशि क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। अब आपको दूसरा एग्जांपल और पूछ लो कि x से y के बीच का विस्थापन कितना होगा। x और y है, ठीक है। x y से आपको बोलते 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है। क्या यहाँ पर ये 3-4 पॉइंट दे दे, 5 किलोमीटर दूरी है, इधर से दे दिया 7 किलोमीटर दूर है और इधर से दे दिया 8 किलोमीटर दूर है। अब ए बी सी है, ए बी और सी, 3 व्यक्ति है। तीनों से अलग अलग पूछा जाए एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है, एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है। तो ए क्या बोलेगा, 5 किलोमीटर है, बी क्या बोलेगा 7 किलोमीटर है और सी क्या बोलेगा 8 किलोमीटर है। ये क्या बोलेगा, ए और बी के मध्य की दूरी कितनी बोलेगा, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। यदि इनसे पूछ ले एक्स और वाई के मध्य की सीधी दूरी कितनी है, सीधी का मतलब सीधा एक डायरेक्शन हो गया, निश्चित डायरेक्शन हो गया, तो वो तीनों ही क्या बोलेंगे, ए भी बोलेगा 5 किलोमीटर, बी भी कितना बोलेगा 5 किलोमीटर और सी भी कितना बोलेगा। यदि एक निश्चित डायरेक्शन साथ में ऐड कर दी, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता हो, तो वहां पर वो राशि क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। ऐसी राशि जिसको परिमाण तो आवश्यकता है, साथ में दिशा की आवश्यकता रहेगी और सदिश योग के नियम की पालना करनी चाहिए, उस राशि को क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, वे राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ में दिशा की आवश्यकता होती है तथा वे सदिश योग के नियम की पालना करते हो, उन राशियों को क्या बोलेंगे, सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में अदिश राशि को समझाते हैं। तो सबसे पहले सदिश राशि को लिख देता हूं। वह राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा वह सदिश योग के नियम की पालना करती हो, नियम की पालना करती हो, उसे सदिश राशियां कहा जाता है। यानी वे राशि जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ में किसकी आवश्यकता रहेगी, दिशा की भी आवश्यकता रहती है, साथ में सदिश योग के नियम की पालना करती है, उसे सदिश राशियां कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल पहला हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है या बोल सकते हैं सीधी दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन। दूसरा वेग, वेग भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। वेग के लिए भी डायरेक्शन मैटर करता है, विस्थापन बटा समय होता है। उसके बाद में बात करेंगे बल, बल भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। बल भी कैसी राशि होगी, सदिश। किसी वस्तु को धक्का देना है, किस दिशा में देना है, कितना देना है, वो सभी कुछ अपने को किस पर निर्भर करेगा,
डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन के बगैर बल का कोई सेंस या मतलब नहीं निकलता है। तो ये जो राशियाँ होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे, अभी तक के लिए केवल इतना ही समझना है, जो पहले से पढ़ रखे हैं उसी चीज़ को भी लेके चल रहे हैं। तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, ये सारी सारी राशि कैसी होगी, सदिश राशि। इनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नोट डाल के विशेषकर समझना है। विद्युत धारा, विद्युत धारा की डायरेक्शन होती है, विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल। कोई भी बैटरी के अंदर धारा प्रवाहित करें तो पॉजिटिव टर्मिनल से चलकर नेगेटिव टर्मिनल तक धारा प्रवाहित होती है। फिर भी ये अदिश राशि है। यहाँ पर विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होती है। ये बात जानना, विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ में क्या होती है, दिशा भी होती है। लेकिन विद्युत धारा सदिश योग के नियम की पालना नहीं करती है। विद्युत धारा सदिश योग के नियम की पालना नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, अदिश राशि। जानना क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा ही, नोट में डाल के लिखना। विद्युत धारा में परिमाण के साथ दिशा होते हुए भी अदिश राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के नियम की पालना नहीं करता। सदिश योग के नियम की पालना नहीं करता। पालना नहीं करता। तो जानना विद्युत धारा कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें सदिश योग के नियम की पालना नहीं करता। विद्युत धारा में जाना डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन अदिश राशि की श्रेणी में आती है। अब अदिश राशियां क्या होगी, वे राशि जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल किसकी आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो। जैसे आपको 5 kg चीनी तोलनी है, शक्कर तोलनी है, तो शक्कर तोलने के लिए आपको डायरेक्शन थोड़ी चाहिए, उत्तर दिशा में जाके शक्कर तोलें या दक्षिण दिशा में जाकर शक्कर तोलें। तो ऐसी दिशा की आवश्यकता तो नहीं है। वे राशि जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बोले कार्य करना है, 5 जूल कार्य करना है, अब कार्य आप कैसे भी कर सकते हो, कार्य के लिए कोई भी दिशा की निर्भरता नहीं है। आपको खेत में ले जाके बोल दिया जाए कि आपको 5 बीघा को निनाण करना है, 5 जूल को काम करना है, तो 5 जूल को जो काम करा कार्य करेंगे उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। वो किसी भी दिशा में काम करे कार्य होगा। ऊर्जा बोल दे कि आपको 5 जूल की ऊर्जा नष्ट करनी है, आप ऊर्जा कैसे भी नष्ट कर सकते हो। आप रनिंग करके नष्ट कर सकते हो, आप व्यायाम से नष्ट कर सकते हो, आप जिम जाके भी नष्ट कर सकते हो, आप खेत में काम करके भी नष्ट कर सकते हो। तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि 5 जूल ऊर्जा नष्ट करने के लिए या दौड़ना ही पड़ेगा या फिर व्यायाम ही करना पड़ेगा या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो पर्टिकुलर कोई निश्चित डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं, आप किसी के द्वारा 5 जूल एनर्जी बर्न कर सकते हैं। तो जानना ऊर्जा भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। दूरी पूछ लें, दूरी जानना चलने वाले पथ पर निर्भर कर रही है, तो वहाँ पर डायरेक्शन की निर्भरता नहीं होती है। तो ऐसी राशियाँ जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो सारी सारी राशियाँ क्या कहलाएगी, अदिश राशि कहलाती है। तो इसकी भी परिभाषा लिखते हैं अपन। वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ये सदिश राशि समझा दिया। अगला कौन सा रहेगा, अदिश राशि। कौन सा रहेगा, अदिश अदिश राशि। क्या रहेगा, अदिश राशि। वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं।
अदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अदिश राशियों का? एग्जाम्पल हो जाएगा दूरी, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा। तो ये सारी सारी राशियां कैसे हो जाएगी? अदिश राशियां हो जाएगी। कैसी राशियां होगी? अदिश राशि। इनको प्रदर्शित करने के लिए अपने को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो। समय, समय भी जानना, टाइम भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। द्रव्यमान भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। ताप भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि। ताप ऐसा नहीं उत्तर दिशा का टेम्परेचर गर्म हुआ, दक्षिण दिशा का टेम्परेचर गर्म हुआ या पूर्व दिशा का टेम्परेचर गर्म हुआ, ऐसा तो नहीं होता है। तो जाना टेम्परेचर भी कैसी है? अदिश राशि है। तापमान है तो किसी की दिशा में तापमान होता है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो अदिश राशि की श्रेणी में आएगा। विद्युत धारा भी लिख सकते हो, अभी पढ़ा है विद्युत धारा। विद्युत धारा में जाना डायरेक्शन होती है लेकिन ये सदिश योग के नियम की पालना नहीं करती है, इसलिए कैसी राशि है? इसलिए कैसी राशि होगी? अदिश राशि होती है। तो ये होगी अदिश राशि। दिशा के आधार पर, दिशा की निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि, एक तो पढ़ लिया सदिश, दूसरा पढ़ लिया अदिश। अब तीसरी हो जाएगी प्रदिश। जना प्रदिश को ज्यादातर बुक्स में क्या अदिश राशि की श्रेणी में डाल के रखा है, ठीक है। अब अदिश जो प्रदिश राशि है, प्रदिश राशि को आप किस श्रेणी में रख सकते हो? अदिश राशि की श्रेणी में रख सकते हो, सदिश राशि की श्रेणी में कभी नहीं रख सकते। इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन अलग से पढ़ रहे हैं प्रदिश राशि। प्रदिश राशि क्या होगी? वह भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए, या वह भौतिक राशियां जिनका परिमाण, अगला देखते हैं प्रदिश राशियां। प्रदिश राशियां, प्रदिश राशियां क्या होगी? वह भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिनके भिन्न भिन्न परिमाण पर, भिन्न भिन्न परिमाण पर या भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न समय पर उनकी दिशा, उनकी दिशा भी भिन्न भिन्न होती है। उन्हें प्रदिश राशि कहते हैं। जानना वह राशि जिनका परिमाण अलग अलग हो तो दिशा चेंज हो सकती है, या अलग अलग समय पर उनकी दिशाएं चेंज हो सकती है, उसे क्या बोलेंगे? प्रदिश राशि। उसे क्या बोलेंगे? प्रदिश राशि। प्रदिश राशि का एग्जाम्पल क्या रहेगा? जड़त्व आगुण, जड़त्व आगुण और विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। जड़त्व आगुण क्या होता है? कोई भी वस्तु घूर्णन गति करती है तो अपनी घूर्णन गति करने के वो अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व आगुण। है ना, कोई भी वस्तु घूमने वाली वस्तु है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी तो उसे क्या बोलेंगे? जड़त्व आगुण। विद्युतशीलता क्या है? विद्युत को जो प्रभाव डालता है, दो आवेशों के मध्य विद्युत का प्रभाव डालने के लिए विद्युतशीलता का प्रभाव, विद्युतशीलता रहती है। तो जड़त्व आगुण समझ में आ गया। आज के लेक्चर में इतना ही। कल अपन इसके आगे का लेक्चर लेके आएंगे जहां पर अपन मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। इन जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक किस प्रकार निश्चित किए गए, क्यों निश्चित किए गए, क्या आवश्यकता पड़ी मात्रक की, तो इन सभी के बारे में कल जानेंगे।